गुड इवनिंग। आज रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन करे जाएंगे इक्विवेलेंस से रिलेटेड जो थोड़े टिपिकल या हार्ड टाइप के हैं। ठीक है, वो 2-3 साल में पेपर्स में आ ही जाते हैं और फिर दिमाग घूमता है। पर आज की क्लास के बाद जब हम वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद उन क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है उनके अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कंसेप्ट वही रहेंगे हार्ड वाले। ठीक है, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 12 का 13 हो सकता है, 19 का 20 हो सकता है, प्लस का माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो सकता है, पर कंसेप्ट सारे वही लगेंगे। ठीक है, तो इतनी बातों का आप ख्याल रखना। ठीक है, तो आज थोड़े आप समझ लो कि हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बीच में आपको एंटरटेन करने के लिए इजी क्वेश्चन भी डालता रहूँगा, पर पहले हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ चलेगी। ठीक है, चलिए इसमें आप पे क्वेश्चन पहला जो है वो पहला आप पे ये है। ठीक है, इसके बाद तो हमें ये पढ़ना नहीं, फिर फंक्शंस ही है, बाइनरी और वो। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आप इनमें ही ला सकते हो। फंक्शन आपका दिमाग ख़राब करेगा। ठीक है, तो इसलिए इनको ही करना है पहले। ओके, गुड। सो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस relations on set A, तो आपको प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन का ये नहीं पता होता कि शुरुआत कैसे करें और ख़त्म कैसे करें, तो एक बार आप पॉज करके पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पहले से 2 रिलेशन है हम पे R1 और R2, ये नहीं बता रखा कि वो रिलेशन कैसी है ना। जैसे पहले रहता था कि A+B, A-B, AB+AB, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, R1 और R2 आपके 2 रिलेशन हैं और किसी सेट A में है, और आपको प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा किसमें, ए में। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो कुछ हम लिमिटेशंस कम कर देंगे अपनी, है ना। कुछ सपोज करके, आज तो ज़्यादा ही मानेंगे, सपोज करके आज बहुत चीज़ें चलेंगी और ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए करना कैसे है। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि लेट R1 एंड R2 बी अ रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, अब बेटा सेट ए में 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता है सेट ए से 2 चीज़ें निकलती हैं। एक निकलता है डोमेन, आगे वाले की वैल्यू या एक्स, और एक निकलती है रेंज, कि वो जो एक्स है या जो डोमेन की वैल्यू आप किसी गिवन रूल के अकॉर्डिंग डालोगे। जैसे रिलेशन है A² = B, तो उस रूल के अकॉर्डिंग डालोगे आप तो B की वैल्यू आएगी। A की वैल्यू जैसे आपने 2 डाल दी तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। या A - B 3 है। ठीक है, तो A आप 4 डालोगे, B आप 1 डालोगे, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेट ए से 2 चीज़ें निकलती हैं, आगे वाली क्या होती है डोमेन, पीछे वाली क्या होती है रेंज। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिखते कैसे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो डोमेन और रेंज को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। R1 और R2 हमारी 2 रिलेशन है सेट ए में, दैट इज़ R1 जो है वो बिलोंग करेगा A × A को। A × A ही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब ये यहाँ पे A और A के एलिमेंट जैसे आपस में रिलेटेड होंगे तो वो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड होंगे। और R2 भी बिलोंग करेगा किसको, A × A को। मतलब A × A जो कार्टेशियन है प्रोडक्ट, उसका जो सेट होगा तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे आगे पीछे A, B, डोमेन, रेंज, वो सारे उनमें से कुछ रिलेशन 1 को फॉलो करेंगे और कुछ रिलेशन 2 को फॉलो करेंगे। ऐसी बातें हैं। चलिए, तो अगर ये दोनों को फॉलो करना है तो हमें बस ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर R1 A × A के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है और R2 भी A × A के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी
कार्टेशियन प्रोडक्ट के या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सेट ए उसको बिलोंग करे, है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है और इसे ही प्रूफ करने के लिए हम रिलेशंस का यूज़ करेंगे, 3 इक्विवेलेंस, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऐसे शुरू करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव आप जैसे ऐसे मानो, मैंने बोला आपको कि जो ए है, ए R1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ए जो है वो R1 रिलेशन में कुछ फॉलो कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ऐसे मानो। और ए R2 में भी कर रहा है, तो ए R1 में भी है और ए R2 में भी है, और दोनों में रूल सेम ही है। दोनों में रूल क्या है? सेम ही है। वो रूल हमें भी नहीं पता, इसलिए मैंने बोला थोड़ी आज हम लिबर्टी लेंगे, ठीक है। तो हमने बोला जो ए एलिमेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट होता है, उसकी अपने से ही रिलेशन बनानी होती है। तो एक एलिमेंट हम पे ए है, वो R1 को भी ठीक से फॉलो कर रहा है और R2 को भी ठीक से फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन होगा उसको भी वो फॉलो करेगा। जैसे मैंने आपसे बोला, पहली रिलेशन ये है कि आपको सेट ए में वही नंबर लेने हैं जो 5 से कम हो, और R2 क्या है, आपको सेट ए में वही रिलेशन लेने हैं या वही नंबर लेने हैं जो 10 से कम हो। तो 5 से कम 3 होता है और 10 से कम भी क्या होता है, 3 होता है। तो जो 3 है वो R1 को भी बिलोंग करेगा क्योंकि 3 5 से कम है, और 3 जो है R2 को भी बिलोंग करेगा क्योंकि 3 10 से भी कम है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 करेंगे तब भी तो 3 ही आएगा, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जो लेस देन 5 भी है और लेस देन 10 भी है, तो दोनों को फॉलो कर रहा है, तो यही करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, रिफ्लेक्सिव में हम ये देखेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू R1, लेट ए बिलोंग्स टू R1, R1 क्यों, हम सेट ए बोलेंगे अभी, सच दैट ए इज़ रिलेटेड टू ए, और पहली बारी की बात कर रहा हूँ तो R1 लगा रहा हूँ, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए इज़ रिलेटेड टू ए बाई द रिलेशन R1। कौन सी रिलेशन से, R1 रिलेशन से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या कि A जो है ब्रैकेट बनाया है तो बिलोंग्स टू R1, जब भी ब्रैकेट आता है तो रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। ऑल्सो मतलब ये सारी चीज़ें अभी गिवन है, ठीक है, अभी हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी, ये सारी चीज़ें गिवन है। ऑल्सो ए और ए R2 से भी रिलेटेड है, ए अपने आप ही R2 रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R2, ठीक है। जैसे भाई मैंने आपको बताई, R1 रिलेशन जो है ऐसी रिलेशन है कि वहाँ पे नंबर लेने हैं 5 से कम, तो 3 आ सकता है, और R2 एक रिलेशन है कि जिसमें नंबर लेने हैं 10 से कम। R1 एक रिलेशन है जिसमें नंबर लेने हैं 5 से कम, और R2 एक रिलेशन है जिसमें नंबर लेने हैं 10 से कम, तो दोनों में 3 आएगा। तो अगर 3 इसमें भी आ रहा है, ए अगर 3 हो गया, तो 3 अगर R1 रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है और R2 रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन या कॉमन चीज़ को या बोथ वाली चीज़ को भी फॉलो करेगा। तो 10 अगर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, या ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 10 ए जो है R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेगा। आई बात समझ में, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, बस हो गया। आई बात समझ में, यह है। अब वही मैंने आपको बोला, R1 रिलेशन में क्या लेना है, लेस देन 5, और R2 रिलेशन में क्या लेना है, लेस देन 10 लेना है। उसी को बेस मान के क्वेश्चन करेंगे, पर एग्जामिनर को पता नहीं होना चाहिए कि हम ये रिलेशन लगा रहे हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें, चलिए इसके बाद आप देखिए, रिफ्लेक्सिव के बाद हम प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक। तो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। तो सिमेट्रिक में हम ये मान लेते हैं कि लेट ए बी और बी बी सेट ए को बिलोंग कर रहा है ना। ब्रैकेट तब तक नहीं लगाएंगे जब तक सेट की बात करेंगे, रिलेशन में ब्रैकेट लगता है। तो लेट ए कॉमा बी सेट ए को बिलोंग कर रहा है, एंड सच दैट हमें दे रखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R1 को, या जिसे हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू R1, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी रिलेटेड टू R1, ठीक है। एंड दूसरी बात हम ये देखेंगे कि ए बी हो गया, इसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, R2 को, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी और यहाँ R2। नाउ हमने ये देखा कि जब ए
R1 से रिलेटेड है, ए R2 से रिलेटेड है, तो इनका इंटरसेक्शन भी आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो हमें सच दैट में ही या गिवन में ही ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि एंड ए और बी जो है वो बिलोंग करेगा R1 और R2 के इंटरसेक्शन को भी। ए और बी जो है वो बिलोंग करेगा R1 और R2 के इंटरसेक्शन को भी, या जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए और बी बिलोंग करेगा R1 और R2 के इंटरसेक्शन को भी। तो यहाँ तक सारी चीज़ें, अभी तक सारी चीज़ें गिवन चली। सिमेट्रिक में क्या प्रूफ करना होता है कि ए अगर रिलेटेड है बी से, कौन से रिलेशन से, R1 इंटरसेक्शन R2 से, तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी भी रिलेटेड होगा ए से इन द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। तो ए इज़ रिलेटेड टू बी हमें दिख रहा है इस रिलेशन से, यहाँ तक गिवन है। तो नाउ हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं नाउ कि B इज़ रिलेटेड टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, और A से, ठीक है। तो B और A आपस में R1 इंटरसेक्शन R2 से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ प्रूफ ऐसे ही चलेगा, ठीक है। पहली सारी ये स्टेटमेंट लिखना है कि A और B R1 को रिलेट कर रहे हैं, A B R1, A B R2 को भी रिलेट कर रहे हैं, A B R2, और ये भी प्रूफ हो गया पहले से रिफ्लेक्सिव से कि A B जो है R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेंगे, या जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A B R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। ऐसे आपको चीज़ें लिखनी है। जब प्रूफ करना होता है तो उसमें ज़्यादा नहीं करना होता, नॉन प्रूफ में गलती होती है, नॉन सिमेट्रिक नॉन रिफ्लेक्सिव में, यहाँ कोई गलती नहीं होती। चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मान लो वही चीज़ है, ए आपका 2 है, बी आपका 3 है, ए आपका 2 है, ए आपका 2 है, और बी आपका कितना है, 3 है, ठीक है। तो अगर ए 2 है, बी 3 है, तो क्या दोनों R1 रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं? हाँ ना बोलो, हाँ, क्योंकि R1 में ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 से कम हो, और 2 और 3 क्या है, 5 से कम है। ऐसे ही R2 रिलेशन को क्या ये फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, क्योंकि R2 में ऐसे नंबर लेने हैं जो 10 से कम हो, और 2 और 3 होते हैं 10 से कम, तो दोनों को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी फॉलो करेगा कि वो नंबर 5 से भी कम होना चाहिए और 10 से भी कम होना चाहिए, जो कि है 2 और 3। तो अगर हमें ये दे रखा है कि 2 और 3 दोनों रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सोचने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 3 और 2 भी करेंगे, कि अगर 2 और 3 5 और 10 दोनों से कम हैं, तो 3 और 2 भी तो 5 और 10 दोनों से कम हुए, ठीक है। हालांकि आप ये पेपर में ऐसा कन्वे नहीं कर सकते जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे 10, क्योंकि A, B अगर बिलोंग कर रहा है ये चीज़, तो हमारा B, A भी बिलोंग करेगा किसको, R1 इंटरसेक्शन R2 को, ठीक है। ब्रैकेट मत बनाना, बस इतनी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के लिए। चलिए ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब हम ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है कि अगर कोई एलिमेंट R1 को बिलोंग कर रहा है तो वो R2 को भी बिलोंग कर रहा है, या R1 के रूल को अगर फॉलो कर रहा है तो वो R2 के भी रूल को भी फॉलो कर रहा है। और सिमेट्रिक भी ये प्रूव हो गया कि अगर A B कर रहा है तो B A कर रहा है ना, तो इंटरसेक्शन को भी कर रहे हैं दोनों। तो अगर अब हम ट्रांजिटिव लिखते हैं, तो ट्रांजिटिव में मान के चलते हैं कि लेट, क्योंकि ट्रांजिटिव में 2 चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। A B हमने ये बोल दिया कि ये R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं, डबल मेहनत कर लिए। और B, C भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, ठीक है। दोनों के इंटरसेक्शन को A B भी बिलोंग कर रहा है, B C भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर A B R1 और R2 के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये दिखाना है अब कि B A और C B भी बिलोंग करेंगे, या जनरली सबसे पहले आप यही दिखा दो कि A और C भी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने क्या लिखा कि A, B R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन को तो बिलोंग कर रहा है, अब देखते हैं इंडिविजुअली भी बिलोंग कर रहा है या नहीं।
तो आपको पता है कि 2 और 3 अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है तो 2 जो है R1 को भी बिलोंग करेगा, R2 को भी बिलोंग करेगा, और 3 का भी ऐसे ही है, R1 को भी बिलोंग करेगा और R2 को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि A बिलोंग करेगा R1 को भी, A बिलोंग करेगा R2 को भी, ऐसे ही B बिलोंग करेगा R2 को भी, और B बिलोंग करेगा R1 को भी, या B बिलोंग करेगा R1 को भी और B बिलोंग करेगा R2 को भी। सिंपल सी बात ये हमें पहली रिलेशन से पता चली कि अगर इंटरसेक्शन वाली रिलेशन पॉसिबल है ए और बी में, तो इंडिविजुअल रिलेशन मतलब A बिलोंग्स टू R1, A बिलोंग्स टू R2, B बिलोंग्स टू R1 और B बिलोंग्स टू R2 भी पॉसिबल होगी। 2-3 बार आपको लिखना पड़ेगा, ये तभी समझ में आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें B, C बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो B बिलोंग करेगा R1 को भी, B बिलोंग करेगा R2 को भी, ऐसी C बिलोंग करेगा R1 को भी, और C बिलोंग करेगा R2 को भी। अब देखिए कॉमन चीज़ क्या है, ये कॉमन चीज़ है। अगर B R1 को बिलोंग कर रहा है तो C भी R1 को बिलोंग कर रहा है, और अगर B R1 को बिलोंग कर रहा है तो A भी तो कर रहा है R1 को बिलोंग, मतलब A B C तीनों R1 को बिलोंग कर रहे हैं, और A B C तीनों ही R2 को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो मेन कंक्लूजन आप वो लिखो जो आपको चाहिए, एक A चाहिए और एक क्या चाहिए, C चाहिए। तो आप ये लिखो A बिलोंग कर रहा है R1 को भी, ठीक है, C बिलोंग कर रहा है R1 को भी, और फिर उसके बाद लिखो A बिलोंग कर रहा है यहाँ से R2 को भी यहाँ से, और C जो है वो भी बिलोंग कर रहा है R2 को भी। इतनी बातें सही आई। तो इसका मतलब A, C बिलोंग कर रहा है R1 को भी, और यहाँ से देखो आपको पता चला A, C बिलोंग कर रहा है R2 को भी, क्योंकि दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं ना। तो A, C R1 को बिलोंग कर रहा है और A, C R2 को भी बिलोंग कर रहा है। तो ये वही बात हो गई, A, C की जगह A सोचो, सिर्फ A। तो A अगर R1 को बिलोंग कर रहा है और A अगर R2 को भी बिलोंग कर रहा है, हमने देखा था रिफ्लेक्सिव में A अगर R1 को बिलोंग कर रहा है और A R2 को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब 5 से कम 10 से कम, तो A बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को भी। ऐसे ही करना है। यहाँ देखो A की जगह 2 एलिमेंट है, तो अगर A, C R1 को बिलोंग कर रहे हैं, A, C R2 को बिलोंग कर रहे हैं, तो A, C जो है वो बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को भी। या जिसको आप ऐसे लिख सकते हो कि A यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, R1 यहाँ लिखा, इंटरसेक्शन बनाया और R2 लिखा, तो इसको भी बिलोंग करेगा। A और C R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेंगे। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम सिमेट्रिक को ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे। सिमेट्रिक को ना आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, कर लो, पर मैंने उसमें इस्टेब्लिश ये भी करा कि वो इंडिविजुअली भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कि सिमेट्रिक को आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे कि सिमेट्रिक में आप लिखते लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये आपको दे रखा है और आपका मेन मकसद है कि B, A बिलोंग करे R1 इंटरसेक्शन R2 को। A, B तो बिलोंग कर ही रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, आपको प्रूफ करना है कि B, A भी बिलोंग करे R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने ये बोला कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, इसका मतलब A, B बिलोंग करेगा R1 को भी और A, B बिलोंग करेगा R2 को भी। इंडिविजुअल लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या बोला, अगर A, B बिलोंग कर रहा है R1 को, अगर 2, 3 5 से कम है, अगर 2 और 3 5 से कम है, तो 3 और 2 भी 5 से कम हुए। उल्टा भी होगा ना, अगर 2, 3 5 से कम है तो 3, 2 भी 5 से कम होगा। ऐसे अगर A, B बिलोंग कर रहा है R1 को, तो आप लिखोगे B, A भी बिलोंग करेगा R1 को। ऐसे अगर A, B बिलोंग कर रहा है R2 को, तो आप ये लिखोगे B, A भी बिलोंग करेगा R2 को। तो आप लेके चले A, B बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2 और आप पहुँच यहाँ तक गए हैं। अब ध्यान से देखिए B, A R1 को भी बिलोंग कर रहा है और B, A R2 को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 3, 2 5 से कम है और 3, 2 10 से भी कम है। तो 5 से भी कम है, 10 से भी कम है, आप बीच में कुछ भी आए उससे तो कम हो गई। 5 और 10 के बीच में कुछ भी आए कॉमन चीज़ इंटरसेक्शन, उससे कम हो गई। जैसे 7 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। तो इसका मतलब B, A बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को भी।
और जिसको आप ये लिख सकते हैं, बी यहाँ लिखा, ए यहाँ लिखा, R1 यहाँ लगाया, R2 यहाँ लगाया और इंटरसेक्शन यहाँ लगाया, BA R1 इंटरसेक्शन R2। यहीं से आपका प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक भी है। ओके, यहीं से आपका प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक भी है। क्लियर? शाबाश। बड़े क्वेश्चन है बच्चों, कोई नहीं, करेंगे, एक ही ज़िंदगी है, एक ही बार करनी है तुमने 12th, तो करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट union of two equivalence relation on set A need not to be equivalence relation। ये उसी का उल्टा है जो हमने अभी करा। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा कि अगर A कोई R1 जो है वो रिलेशन सेट A को बिलोंग कर रही है और R2 जो है वो भी सेट A को बिलोंग कर रही है, तो R1 इंटरसेक्शन, यूनियन का उल्टा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन। तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी सेट A को बिलोंग करेगा। पर ये उसका उल्टा पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि यूनियन भी क्या, यूनियन जो है R1 और R2 की, वो भी क्या सेट A को बिलोंग करेगी या नहीं करेगी? तो आप जरा ये प्रूफ करिए पॉज करके, ठीक है? मैं आपको अभी वेलकम अगेन करता हूँ, प्रूफ करिए, करो। ओके, वेलकम अगेन। कैसे करोगे इसे, बताओ ज़रा हमें भी। क्या आपको ये बोला कि दो रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस पहले से हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है कि उनका यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, R1 रिलेशन अपने मन से कुछ मानो, R2 रिलेशन अपने मन से कुछ मानो, और ये प्रूफ करो कि R1 यूनियन R2 जो है सेट A को बिलोंग नहीं करेगा, ऐसा कुछ मानो, ठीक है? मानो ऐसा कुछ। तो उसके लिए पहले सेट A मानना पड़ेगा, तो सेट A मान लो अपने मन से, कुछ भी मान लो। आप मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मान लिया। अब आप R1 रिलेशन कुछ ऐसी मानो कि हमारी R1 रिलेशन क्या है कि सम आना चाहिए इवन, सम आना चाहिए इवन, सम क्या आना चाहिए? इवन। तो देखिए कैसे कैसे आ सकता है सम इवन। एक में मैं अगर एक ही ऐड करूँ, पर कॉमा लगाते हैं ना बच्चों, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड हो कुछ भी हो, कॉमा से ही दिखाते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन तो दिखाते नहीं है। तो 1 + 1 कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए 2 + 2 भी कितना आएगा? 4 आएगा, जो कि इवन है। 3 + 3 भी कितना आएगा? 6 आएगा, जो कि इवन है। और यहाँ पे अब हम ये करते हैं कि जो है 4 + 4 जो है वो भी क्या है? इवन आए। और देख सकते हैं आप, और बहुत से हैं, मैं कैसे बता दूँ, जैसे और 4 और 2 भी क्या आएगा? 6 इवन। 3 और 4 भी क्या आएगा? इवन आएगा। तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो कि सम इवन आए, ठीक है? ये है। चलिए इसके बाद क्या है, मैं एक काम करता हूँ, R2 रिलेशन अपने मन से कुछ मानता हूँ कि प्रोडक्ट इवन आए। प्रोडक्ट क्या आए? इवन आए। प्रोडक्ट जो है वो इवन आए, ठीक है? प्रोडक्ट इवन आए मतलब जैसे 1 × 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा, ठीक है? 1 × 4 भी क्या आएगा? इवन आएगा, ठीक है? 2 × 2 भी क्या आएगा? इवन आएगा। 4 × 2 भी क्या आएगा? इवन आएगा। ऐसे 3 × 2 भी क्या आएगा? इवन आएगा, ठीक है? अब यूनियन क्या होगा? यूनियन ऐसे होगा कि आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनका सम भी क्या आए? इवन आए, और प्रोडक्ट भी क्या आए? इवन आए।
सम भी इवन आए और प्रोडक्ट भी क्या आए, इवन आए। तो ज़रा ढूंढो यहाँ से, कोई है ऐसे? जैसे 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ, सम तो इवन हो गया, पर प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, ऑड होता है, ठीक है, तो ये नहीं हो पाया। अच्छा 2 और 2 देखो, 2 + 2 क्या होता है 4, और 2 2 भी क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 2, 2 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ो, 3, 3, तो पहले 3 + 3 करो 6 आ गया ना, और 3 × 3 करो 9, 9 क्या होता है, ऑड होता है, तो ये भी नहीं आ पाया। अब 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है, और 4 4 क्या होता है, 16 होता है, तो 4, 4 आ गया। अब ज़रा नीचे देखो, 1 और 2 शायद हमने ऊपर नहीं देखा, तो 1 + 2 3 हो गया, ऑड हो गया। देखो आगे क्या करूँ, 1 × 2 2 होता है, मल्टीप्लाई तो इवन है, पर सम क्या है, ऑड है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो और 1 + 4 भी 5 है, ऑड है, 2 + 2 4 इवन है, और 2 × 2 4 भी इवन है, तो वो पहले इंक्लूड हो चुका है। 4 और 2 6 इवन होता है, और 4 2 8 भी क्या होता है, इवन होता है, तो 4, 2 भी आ गया। क्या ये रिलेशन सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये बनी जो यूनियन है, ये बनी 2 रिलेशन के यूनियन से। ये जो रिलेशन बनी, अगर मैं इसे आर बोलूँ, तो ये जो आर रिलेशन बनी, ये 2 रिलेशन के यूनियन से बनी। तो हम हर रिलेशन के कोई भी एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते, हमें सारे एलिमेंट इंक्लूड कराने पड़ते। अगर आप यूनियन बनाते हो ना, तो आप छोड़ नहीं सकते। यूनियन मतलब क्या होता है कि कॉमन चीज़ लो या सारी लो। यूनियन मतलब कॉमन चीज़ नहीं होती, सारे लेने होते हैं। जबकि यहाँ पे देखो 1, 1 छूट गया, 3, 3 छूट गया, 1, 2 छूट गया, 1, 4 छूट गया, तो ये एक तरह की यूनियन रिलेशन नहीं है। और यहीं से प्रूव हो गया कि अगर हमने 2 रिलेशन मानी, तो उसके यूनियन में सारे एलिमेंट इंडिविजुअल रिलेशन के आ नहीं पाए। तो यहीं से प्रूफ हुआ कि 2 रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, सही नहीं बैठा। यहाँ पे आपको ये प्रूफ नहीं करना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। यहाँ पे आपको इन रिलेशन को लेके ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से प्रूफ कर दिया, क्योंकि इक्विवेलेंस वो पहले से है। आई बात समझ में? शॉर्टकट मेथड लगाया। आप बस ये समझो, अगर यूनियन है तो जितने भी R1 और R2 में एलिमेंट आए ना बच्चे, चाहे सारे ना लिखे हो मैंने, तो सारे इंक्लूड होंगे R1 यूनियन R2 में। ऐसे नहीं कि आप एक को छोड़ दो, ठीक है। थैंक यू, ऐसे करने थे ये, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगेगा, मैंने बोला ही था, स्किप करने से बढ़िया है कि ऑप्शन अपने लिए रहने ही ना दे। हम तो सारे दोनों करेंगे ऑप्शन में, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, है ना, तो ये याद रखना। अच्छा था ना ये क्वेश्चन, दिमाग वाले थे। देखो कंसेप्ट बनाते रहो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, पढ़ो। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंटीजर का सेट है z, और उसमें एक रिलेशन है a, b, a - b इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना, कि आगे वाला माइनस पीछे वाला जो आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाए। शो करना है आर इक्विवेलेंस है। पहले तो इतना प्रूफ करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। मैं आपको समझाऊंगा। फिर ये इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट आ गया, कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो करेंगे कैसे। तो पहले इक्विवेलेंस क्लास के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव में लिखेंगे कि लेट एक एलिमेंट ए जो है वो z को बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट ए जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। नाउ सपोज हमने ये करा कि ए से ही रिलेटेड है। ए किससे रिलेटेड है? अपने आप से, आपको भी पता है रिफ्लेक्सिव में ये प्रूफ करना होता है। तो अगर ए से रिलेटेड है तो ए माइनस ए डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से, ठीक है। क्योंकि ए रिलेटेड टू ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि a लिखेंगे, यहाँ पे भी a लिखेंगे, तो a - a जो है 0, क्या ये डिवाइड होता है 3 से? तो डिविजिबल बाई 3 ये होता है, सही है। तो यहीं से ये प्रूफ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हैंस हम लिखेंगे कि a बिलोंग्स टू R, बस ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। माइनस कर दिया, ये - a 0 आया, और 0 3 से डिवाइड हो जाता है। रिफ्लेक्सिव के बाद हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मान के चलेंगे, है ना। तो सिमेट्रिक में क्या हुआ, हमने मान लिया कि लेट
ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को। कैसे बिलोंग कर रहा है? सच दैट यहीं से ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, है ना। तो ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया सीधा, है ना। जेड तो हो ही गया, ये मान लेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है जेड को और ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, या हम ये लिख सकते हैं ए और बी रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल है 3 से। ए माइनस बी जो है वो 3 से क्या है? डिविजिबल है। इतनी चीज़ हमें देर की थी कि ए और बी पहले से रिलेटेड है, मतलब ए माइनस बी जो है डिविजिबल है 3 से। तो बेटा क्या 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। 3 2 जा 6 होता है। क्या -6 भी होता है? हाँ होता है। माइनस से क्या लेने देना, नंबर देखना है। -6 होता है 3 से डिवाइड कितने बार? 3 2 जा -6, मतलब -2 बार होता है या 2 बार होता है, आप ये बोल सकते हो। तो अगर किसी नंबर या किसी पॉजिटिव नंबर जो है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, कोई पॉजिटिव नंबर, तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। वही लेके चलेंगे। यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू है कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है 3 से, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेके b तो प्लस हो गया और a क्या हो गया? माइनस हो गया। तो माइनस बी माइनस ए बी डिविजिबल है किससे? 3 से। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जब a माइनस बी डिविजिबल था 3 से, तो हमने लिखा a रिलेटेड टू b। आज हमारा पता चल गया हमें कि b माइनस ए या माइनस ऑफ b माइनस ए बी क्या है? डिविजिबल है 3 से। तो अगर ये माइनस हो भी ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि b माइनस ए डिविजिबल होगा 3 से। जैसे 6 3 से डिवाइड होता है, -6 भी 3 से डिवाइड होता है। तो अगर b माइनस ए डिविजिबल है 3 से, तो हम लिखेंगे b इज़ रिलेटेड टू a, क्योंकि अगर a इज़ रिलेटेड टू b था तो a माइनस बी लिखा। आज b माइनस ए डिविजिबल हो गया तो मतलब b इज़ रिलेटेड टू a। हम ये लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। तो मान के चलेंगे कि आपका a, b और c जो है z सेट को बिलोंग कर रहा है, और सच दैट ऐसे बिलोंग कर रहा है कि a इज़ रिलेटेड टू b, a इज़ रिलेटेड टू b और b इज़ रिलेटेड टू c। कैसे कर रहे हैं? a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है। आपको प्रूफ करना है कॉमन चीज़ हटा के कि a और c भी आपस में रिलेशन में आ जाएं, मतलब वो भी 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर a b से रिलेटेड है, इसका मतलब a माइनस बी डिविजिबल होगा। a माइनस बी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। और अगर b इज़ रिलेटेड टू c है, इसका मतलब b माइनस c भी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं, हमने क्या करा? ब्रैकेट बनाया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है? हाँ। कितने बार होता है? 2 बार। 3 2 जा 6। क्या 3 भी 3 से डिवाइड होता है? हाँ, 1 बार होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 6 3 9, क्या 9 भी 3 से डिवाइड होता है? यस, 3 बार। 6 जो है इंडिविजुअली 2 बार होता है डिवाइड 3 से, 3 खुद 1 बार होता है, तो 6 और 3 9 भी होता है 3 बार डिवाइड। तो अगर मैं एक कंसेप्ट लगाऊं कि अगर a माइनस बी 3 से डिवाइड है होता है और b माइनस सी भी 3 से डिवाइड होता है, तो इनका जो सम होगा, एडिशन होगा, वो भी 3 से डिवाइड होगा। इनका जो एडिशन होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है? अगर a माइनस बी और b माइनस सी दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका जो एडिशन है, मतलब a माइनस बी प्लस b माइनस सी, वो भी हमारा क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए कॉमन चीज़ कट गई, तो हमारा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ गया कि a माइनस सी जो है वो 3 से क्या होता है? डिवाइड होता है। और अगर a माइनस सी 3 से डिवाइडेड है, मतलब आगे वाला पीछे वाले से क्या है? रिलेटेड है। बस रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। आई बात समझ में? रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। चलिए अब आपसे एक चीज़ पूछी गई है इसमें कि ये क्या चीज़ है कि ऑल्सो फाइंड द पार्टीशनिंग ऑफ z इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो बच्चों क्या होती है? जैसे एक नेचुरल नंबर है का सेट है, एक नेचुरल नंबर का क्या है? सेट है। तो वो सेट इन्फिनाइट तक जाएगा, और अगर हमें उसकी थोड़ी माइन्यूट सी ऑब्जर्वेशन करनी है या बहुत छोटे समय में उससे कुछ डेटा निकालना है, तो हमें उस सेट को पार्टीशन या सब सेट में तोड़ना पड़ेगा, उसका पार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक है, उस सेट का हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टीशन करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पार्टीशनिंग बोलते हैं। और वो जो सेट बनते हैं ना, जो सबसेट बनेंगे, वो आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, वो आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। उनमें
गैप होना चाहिए। जरा मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे n को हमें तोड़ना है, नेचुरल नंबर के सेट को तोड़ना है, तो मैंने 3 सेट बनाए, इससे पार्टीशनिंग करी, इसकी पार्टीशन करा, तो 3 सेट बनाई A, B और C। मैंने देखिए क्या सेट बनाया, यहाँ पे जो मेरा x आना चाहिए वो 1 से ज़्यादा आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए। मैंने यहाँ पे बनाया वो क्या होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बनाया 9 से ज़्यादा होना चाहिए और 12 से कम होना चाहिए। तो हम देखते हैं इनमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो आप ध्यान से देखो A में क्या एलिमेंट आए, तो A में 1 से ज़्यादा और 4 से कम, तो 2 आएगा और 3 आएगा, है ना। 1 से ज़्यादा 2 होता है और 4 से कम 3, तो 2 और 3 आ गया। ठीक है, मैंने देखा B वाला, B में देखिए 4 से शुरू होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। देखिए 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 से कम चाहिए, तो 5, 6, 7 और 8 आ गया। ऐसे इसके बाद जाएंगे तो x में मतलब C में 9 से ज़्यादा चाहिए तो 10 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, और 12 से कम चाहिए तो हो गया 10 और 11। आप मुझे बताइए क्या ये एलिमेंट यहाँ दिख रहा है आपको? नहीं। क्या ये एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहा है? नहीं। क्या ये एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहा है? नहीं। तीनों कैसे हैं? यूनिक हैं। तीनों कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। यूनिक हैं और डिसजॉइंट हैं। तो हमने क्या करा, हालांकि ऐसे बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, हमने 3 दिखाए। हमारे आज डेटा 3 में ख़त्म हो गया, हमें सारे नहीं देखने। तो इक्विवेलेंस क्लास मतलब क्या हुआ कि कोई गिवन इन्फिनाइट सेट है, उसको आप सब सेट में तोड़ो और ऐसे सेट बनाओ कि वो आपस में रिलेटेड ना हो। जैसे मैंने n को तोड़ा A, B, C में, A जो था उसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो 1 से ज़्यादा 4 से कम होना चाहिए, जैसे 2 और 3। B जो मेरा सेट बना उसमें 4 से ज़्यादा और 9 से कम होना चाहिए, जैसे 5, 6, 7 और 8। जो मेरा C है उसमें जो भी एलिमेंट आए वो 9 से ज़्यादा हो और 12 से कम हो, मतलब 10 और 11। तीनों यूनिक हैं। तीनों के एलिमेंट क्या हैं? यूनिक हैं, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इसे बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास। और ये जो मैंने सेट तोड़े इसको बोलते हैं पार्टीशनिंग या पार्टीशनिंग। ठीक है, पार्टीशन करना है इसका। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे ही आपको एक सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है z। क्या दे रखा है? सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है z, और आपको क्या करना है, जो सेट ऑफ इंटीजर है z, इसका भी आपको पार्टीशन निकालना है। तो कोई से भी 3 आप इससे सबसेट बना लो या एलिमेंट निकाल लो, और उन एलिमेंट की रिलेशन या उन एलिमेंट का जो सेट है वो इस रिलेशन के हिसाब से आना चाहिए। तो पहली बार देख लो, आखिरी बार देखना है आपको, पहली और आखिरी बार। तो मैंने 3 इंटीजर z के एलिमेंट ले लिए। तो लेट 0, क्योंकि 0 भी इंटीजर में आते ही है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, और ये सारी चीज़ बिलोंग करेगी सेट z को। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे फिर कुछ ऐसा करना है कि ये जो a है इसको तो हर समय मैं x मान लूँगा, और b की जगह क्या आएंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, तो ज़रा समझो कैसे। मैंने लिखा फिर रिलेशन r, मैंने लिखा a की जगह लिखा मैंने x, पहले 0 के लिए बोल रहा हूँ, फिर मैंने b की जगह लिखा 0, फिर मैंने यहाँ लिखा, देखिए a बन गया x, देखिए b बन गया आपका 0, तो x - 0 डिविजिबल बाई 3, ये मुझे चाहिए। आगे वाली चीज़ x बनाना, पीछे वाली चीज़ वही बनाना जो सेट में हो। ठीक है, एक मेरी रिलेशन कुछ ऐसी बनेगी जिसमें मैं क्या करूँगा, a की जगह x लिखूँगा, कॉमा, मैं b की जगह 1 लिखूँगा, और मैं बोलूँगा कि x - 1 जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। आई बात समझ में? एक बार मैं जो रिलेशन बनाऊँगा उसमें a की जगह मैं लिखूँगा आपका x, उसमें मैं b की जगह लिखूँगा 2। बच्चों ज़रूरी नहीं है 0, 1, 2 लो, आप 100, 200, 100 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, पर ये थोड़ा आसान पड़ता है, शुरुआत की है, नेगेटिव भी मैंने लिया नहीं, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, एक -1 ले लो। तो x, 2 आया, और x - 2 जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। x - 2 जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब आप खुद ऐसे एलिमेंट बनाओ, है ना, कि जो इसको बिलोंग करें। आपको अल्टीमेटली वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, है ना, कि जिनको कट के सही आ जाए। आपको अल्टीमेटली यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जिनको कट के सही आ जाए, आपको अल्टीमेटली वो वैल्यू लिखनी है जिनको कट के सही आ जाए, वो आपकी इक्विवेलेंस क्लास होती है। मैं ज़रा समझाता हूँ। पहले इस वाले का नाम आप ऐसे लिखो 0, और यहाँ पे बनाओ ऐसे कल्ली, क्योंकि 0 से रिलेटेड है, ये 1 से रिलेटेड है तो 1 और कल्ली।
ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, तो 2 और करली, बार बार रिवाइंड करके देखो क्या है। अब देखिए यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिनका माइनस करके, जिनको माइनस करके, जिनको क्या करके, माइनस करके आपका 3 से डिवाइड आ जाए। तो ज़रा सोचो, पॉज करो, माइनस करके आप कैसे लिखोगे। जैसे कोई सा भी, जैसे मैं 3 लिखा यहाँ, तो 3 माइनस 0 क्या होता है, 3 होता है, 3 3 से डिवाइड होता है। 6 माइनस 0 क्या होता है, 6 होता है, 6 6 से डिवाइड होता है। ऐसे आपको नेगेटिव में भी लिखना है, पॉजिटिव में भी लिखना है। पॉज करो जरा 1 मिनट के और फिर करो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, करो। आपको जनरली बेटा यहाँ एक्स की वैल्यू लिखनी है, लिखो। जैसे देखो यहाँ पे अगर एक्स आपका 0 हो जाए, एक्स आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 लिखे करो, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, बस ख़त्म। तो एक्स अगर आपका 0 हो जाए तो 0 माइनस 0 क्या आता है, 0 आता है, और 0 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 माइनस 0 1, 1 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो एक्स की वैल्यू हम 2 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 लिख सकते हैं, फिर 6 लिख सकते हो, फिर 9 लिख सकते हो, क्योंकि 3 माइनस 0 कितना आएगा, 3 3 3 से डिवाइड होता है। 6 माइनस 0 कितना आएगा, 6 6 6 से डिवाइड होता है। 6 3 से डिवाइड होता है, और 9 माइनस 0 कितना आएगा, 9, और 9 भी 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब ऐसे यहाँ पे देखो आप -3 लिख सकते हो, क्योंकि -3 माइनस 0 -3 आएगा, -3 भी 3 से डिवाइड होता है। -6 लिख सकते हो, क्योंकि -6 माइनस 0 कितना आएगा, -6 आएगा, -6 भी 3 से डिवाइड होता है, और -9 भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लगा देना डॉट कि ये भी इन्फानाइट है, चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, क्या आप यहाँ 0 लिख सकते हो, नहीं। 0 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 -1 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 लिख सकते हो, नहीं। 2 माइनस 2 क्या होता है, ओ सॉरी, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 1 लिख सकते हो। 1 क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा, और 0 3 से डिवाइड होता है। 2 नहीं लिख सकते, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, 1 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 2 2 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 लिख सकते हो, क्योंकि 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। 4 माइनस 1 बच्चे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 3 से डिवाइड होता है। 5 माइनस 1 भी नहीं लिख सकते, 5 भी नहीं लिख सकते, 4 आएगा। 6 लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि 6 माइनस 1 भी कितना होगा, 5 होगा, 5 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 7 लिख सकते हो, यस 7 लिख सकते हो, क्योंकि 7 माइनस 1 कितना होगा, 6 होगा, और 6 3 से डिवाइड होता है। आगे बढ़ जाएंगे, इधर का देखेंगे। -1 लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि -1 कितना होगा, -2 होगा, और -2 3 से डिवाइड नहीं होता। -2 लिख सकते हो, यस, क्योंकि -2 -1 कितना होगा, -3 होगा, और -3 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, और बताओ बच्चे। 5 लिख सकते हो, नहीं। 6 लिख सकते हो, नहीं। 7 लिख सकते हो, यस, क्योंकि 7 माइनस 1 क्या होता है, 6 होता है, तो आप 7 लिख सकते हो। और बताओ, और 7 तो लिख लिया, -7 7 तो हो गया। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसको पहले 3 बनाते हैं, 3 तो हमने बना दिया, अब इसको 6 बनाते हैं, तो -4 नहीं, -5 लिख सकते हैं, क्योंकि -5 और -1 कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। -5 -1 कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 3 से डिवाइड होता है। बस इतने में ख़त्म कर दो, और ऐसे ही आप यहाँ पे भी करो। 1 2 मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अगर आप 8 लिखोगे, 8, तो 8 -2 कितना होता है, 6 होता है। 8 -2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 6 से डिवाइड होता है। 6 3 से डिवाइड होता है। आप 2 भी लिख सकते हो बच्चे। 2 क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 2 -2 होता है 0, और 0 आपका 3 से डिवाइड होता है। फिर आप -4 लिख सकते हो। -4 क्यों लिख सकते हो, क्योंकि -4 -2 क्या होता है, -6 होता है। -6 जो होता है 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। बस यहीं छोड़ दो, बस हो गया। ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। आप रिवाइंड करिए 2-3 बार, और इसको दिमाग में बिठाइए। ठीक है, ये शाबाश। मैंने बोला था ये थोड़े कंसेप्ट दिमाग घुमाएंगे, इसलिए आपको 2-3 बार देखने की ज़रूरत है। ये लाइव क्लासेस में नहीं हो सकता, और ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं हो पाता इतने अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे भी हमें बार बार करने का मौका नहीं मिलता है ना, ये चीज़ें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हमारा
आज अब आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। हम पे क्वेश्चन क्या है, हम पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लेट ए, सॉरी यहाँ पे लेट ए ऐसा है कि x जो है z को बिलोंग कर रहा है। तो आपको रफ आइडिया हो गया होगा, अगर आप 50% भी समझ गए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं तो हो जाएगा। x बिलोंग्स टू z, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। शो करना है कि ये जो r है a कॉमा b, इसमें a माइनस b मल्टीपल है 4 का, a माइनस बी का मॉड मल्टीपल है 4 का, ये इक्विवेलेंस है। और फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लोगे तो एक बार हम इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, है ना। तो इसको तो छोड़ दो, अभी पहले ये प्रूफ करो कि a माइनस बी मल्टीपल होना चाहिए 4 का, ठीक है। और सेट है आपका a ये, ठीक है। तो ज़रा a आप बताओ कितना होगा। a 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर 12 तक है, बस इतना समझ लो। इक्वल टू भी है ना, ग्रेटर दैन 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, समथिंग कहाँ तक, 12 तक होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू दोनों है ना, इसलिए, ठीक है। तो इक्वल वाले भी लिख दिए और जो लेस और इक्वल वाले, लेस और ग्रेटर वाले थे वो भी हमने लिख दिए। तो हमारा सेट जनरली ये है, और हमें जो रिलेशन है उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा। तो एक काम करते हैं, या तो उसकी मदद से करो या वैसे ही करो, है ना। तो दोनों तरीके से देखते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, है ना। लिखते रहो, मैं मिटाते रहूँगा। रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले हमने ये माना कि लेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। नाउ मान लिया कि ए जो है ए से ही रिलेटेड है, यही तो करना पड़ता है यहाँ। ए इज़ रिलेटेड टू ए सच दैट कि ए लिखा, बी की जगह ए लिखा, सच दैट करा, ए लिखा माइनस बी की जगह ए लगाया, 0 का मॉड कितना आया, 0, और 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, सही है। 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 होता है 4 का मल्टीपल। 0 सबका, 0 सबसे डिवाइड भी होता है, 0 सबसे डिवाइड होता है ना। 3 0 को डिवाइड कर सकता है, यस 5, यस 7, यस 11, यस 17, यस 19, यस 23, यस। मतलब कोई चीज़ हर नंबर 0 को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब 0 हर एक के टेबल में आ रहा होगा ना, ऐसा समझ सकते हो। क्योंकि हर नंबर 0 को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब 0 हर एक के टेबल में आ रहा होगा, मतलब 0 सबका ही मल्टीपल है। तो 0 आज 4 का भी मल्टीपल हुआ, तो 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। आता तो नहीं है, टेबल में दिखता नहीं है। अरे यार 4 0 जाए कितना होता है, 0 होता है। 3 0 जाए 0 होता है। 17 0 जाए 0 होता है। 23 0 जाए क्या होता है, 0। 19 0 जाए भी क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसी 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमारा हो गया। तो यहीं से प्रूफ हो गया कि a, ए बिलोंग कर रहा है r को, और ये रिफ्लेक्सिव है। या आप कोई नंबर लेके भी कर सकते थे, जैसे 2 बिलोंग टू a, तो आप फिर बताते कि 2 माइनस 2 जो है उसका मॉड 0 आया, और 0 दोबारा क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो आप दोनों तरीके से इसे प्रूफ कर सकते थे, रिफ्लेक्सिव हो जाता आपका। इसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद हम जो देखेंगे वो हमारा है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आप चाहे नंबर लेके कर लो, चाहे वो लेके कर लो, हो जाएगा। तो 8 - 4 ले लूँ, 8 - 4 ले लो, कोई नहीं। तो पहले नंबर वाला करते हैं, सिमेट्रिक कर रहे हैं, नंबर वाला करते हैं। तो हम क्या लेंगे, लेट a, b बिलोंग्स टू सेट a एंड सच दैट a इज़ रिलेटेड टू b। और कैसे रिलेटेड है कि a माइनस बी का जो मॉड है वो मल्टीपल है 4 का। a माइनस बी का जो मॉड है वो मल्टीपल है 4 का, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो a भी बिलोंग कर रहा है a को, और गिवन है कि a इज़ रिलेटेड टू b, पहले से गिवन है कि a माइनस बी जो है उसका मॉड मल्टीपल है 4 का। तो अगर a माइनस बी का मॉड मल्टीपल है 4 का, तो अंदर आप माइनस कॉमन लो, तो माइनस बी माइनस ए, माइनस कॉमन लोगे तो b अब प्लस का हो जाएगा और a अब माइनस का हो जाएगा। तो मॉड ऑफ माइनस ऑफ b माइनस ए भी मल्टीपल होगा किसका, 4 का, और माइनस का मॉड प्लस ही होता है, तो ये b माइनस ए ही हुआ। तो b माइनस ए भी मल्टीपल हुआ 4 का। जब आपने a माइनस बी मल्टीपल लिया था 4 का, जब आपने a माइनस बी मल्टीपल लिया था 4 का, तो आपने बोला a b से रिलेटेड है।
आगे वाला आगे से, पीछे वाला पीछे से। अब आगे कौन है? बी, तो बी आगे ए पीछे, यहाँ लगाओगे रिलेशन। आई बात समझ में? तो आप लेके चले थे कि ए और बी रिलेटेड है, आपने प्रूफ कर दिया कि बी और ए भी रिलेटेड हैं। यही होती है पहचान किसकी? सिमेट्रिक की। यही होती है पहचान किसकी? सिमेट्रिक की। चलिए शाबाश। कोशिश करना है कि सारी वीडियो एक ही लपेट में दोबारा देख लो। आरएनएफ की है ना, दिमाग खुलेगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की, अच्छा मेरे को ये बताना था कि सिमेट्रिक आप वैसे भी कर सकते थे। देखिए कैसे, आपने लिखा ए को आपने 8 माना, बी को आपने 4 माना, तो ए माइनस बी कितना आया? मॉड ऑफ 8 माइनस 4 कितना आया? 4 आया। क्या 4 4 का मल्टीपल होता है? यस, एक बार जाते हैं। तो अगर 8 माइनस 4 हो रहा है तो 4 माइनस 8 भी तो होगा। कितना आएगा? माइनस ऑफ मॉड 4, और माइनस ऑफ मॉड 4 4 ही तो होता है, तो 4 भी मल्टीपल होगा 4 का। तो दोनों चीज़ें उल्टी सीधी रेसिप्रोकल प्रूफ हो गई। चलिए ट्रांजिटिव में आते हैं। तो ट्रांजिटिव में मैं बात करूँगा, हमने मान लिया कि ए बी सी ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और हमें गिवन है सच दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी, और दूसरी चीज़ दे रखी है हमें बी इज़ रिलेटेड टू सी। ए कैसे बी से रिलेटेड है कि मॉड ऑफ आगे माइनस पीछे, मॉड ऑफ आगे माइनस पीछे, यही तो है। ऊपर देखो, ए बी है तो आगे माइनस पीछे, ए बी है तो आगे माइनस पीछे, बी सी है तो आगे माइनस पीछे, बी माइनस सी। तो ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका? ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका? 4 का। और ये है ही, क्योंकि ट्रांजिटिव में ये दोनों चीज़ें दी रहती है। और बी माइनस सी भी मल्टीपल है किसका? 4 का। ठीक है, ट्रांजिटिव में थोड़ी जान लगती है कभी कभार, है ना। तो देखो, अगर ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो कुछ टाइम्स होगा ना इसके, पहले भी करा था ये, याद आया? बी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ए, सी इज़ इक्वल टू गामा बी, वही वाला है। तो क्या है? ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, मतलब 4 का कुछ टाइम्स होगा। 4 1 जा 4 हो सकता है, 4 2 जा 8 हो सकता है, 4 3 जा 12 हो सकता है, 4 इंटू अल्फ़ा भी हो सकता है, 4 अल्फ़ा भी हो सकता है। तो हम ये मान लेंगे कि ए माइनस बी का जो मॉड है ना वो 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा है। मान लिया, से कह दिया, क्योंकि 4 ए माइनस बी बड़ा होगा ना भाई, 4 का मल्टीपल है वो, फैक्टर नहीं है। ऐसे ही बी माइनस सी को भी कुछ मान लेंगे, तो बी माइनस सी आपने मान लिया 4 बीटा है, से अल्फ़ा बीटा आपने मान लिया। और ये अल्फ़ा और बीटा दोनों एक से बड़े होने चाहिए भाई, अल्फ़ा और बीटा दोनों एक से बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने मान ली। अब इसके बाद आप क्या करोगे? आपको बस ये प्रूफ करना है कि ध्यान से देखिए, अभी मैंने ये बात करी थी सम वाला ना, 6 और 3 वाला, 6 और 3 9 ऐड करके जो आता है वो भी 3 से डिवाइड होता है। ऐसी बात है कि अगर एक नंबर 4 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर भी 4 का मल्टीपल है, जैसे हमने मान लिया 8 क्या 4 का मल्टीपल है? यस। 12 भी 4 का मल्टीपल है? यस। तो 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है ऐड करके, तो 20 भी 4 का क्या आता है? मल्टीपल आता है। ठीक है, 8 भी 4 का मल्टीपल है, 12 भी है, तो 8 + 12 20 भी 4 का क्या है? मल्टीपल है। तो ऐसे हम ये बोलेंगे, अगर ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, बी माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, देन मॉड आपको लिखना है ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी क्या होगा? मल्टीपल होगा किसका? 4 का। अब आप खुद सोच सकते हो, ये और ये दोनों को ऐड करा तो 4 का ही मल्टीपल आएगा। जैसे इसे 8 मानो, इसे 12 मानो, तो 8 और 12 कितना होता है? 20 होता है। 20 भी क्या होता है? 4 का मल्टीपल होता है। इसे 8 मान लो, इसे 16 मान लो, 16 और 8 क्या होता है? 24। 24 भी 4 का मल्टीपल होता है। ऐसी ए माइनस बी की वैल्यू डालो, क्या है? 4 अल्फ़ा, यहाँ से क्या आया? 4 बीटा। 4 अल्फ़ा और 4 बीटा इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या बच्चों 4 कॉमन आ गया? यस। अंदर क्या बचा? अल्फ़ा प्लस बीटा। आई बात समझ में? 4 कॉमन आ गया, अंदर से क्या बचा? अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या ये मल्टीपल होगा 4 का? हाँ, क्योंकि बाहर क्या दिख गया आपको? अकेले में 4 दिख गया, और 4 इसे काटेगा, 4 इसे एक बार काटेगा। इसका मतलब 4 अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 4 का मल्टीपल हुआ। 4 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ? 4 का मल्टीपल हुआ। और 4 क्या हुआ? इस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का फैक्टर हुआ। 4 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? मल्टीपल है किसका? 4 का। और 4 इनका क्या है? 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का फैक्टर है। बस 4 दिख गया, कट रहा है, फैक्टर है 4 से, तो ये जाएगा ही ना 1 बार। तो यहीं से पता चल गया कि ऊपर वाली चीज़ नीचे वाले का मल्टीपल है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिवली कैसे करते हैं? यहाँ पे b से b कैंसिल कर देते तो आपको पता चल जाता कि a माइनस सी भी क्या है? 4 का मल्टीपल है। ये चीज़ है, ऐसे करना था, हो गया।
चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको सेट ऑफ द एलिमेंट लिखने हैं जो रिलेटेड हैं 1 से। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले भी देखा था कि आपको कुछ ऐसे लिखना है कि जैसे ये 1 दे दिया ना, वही इंटीजर वाला, तो ये तो पीछे लिखा जाता है, तो आप रिलेशन कुछ ऐसे बनाओगे आर, आगे वाले ए को क्या लिखा था वहाँ एक्स, पीछे वाले बी की जगह एक बार 0 डाला था, एक बार फिर 1 डाला था, एक बार फिर क्या डाला था 2 डाला था, आज क्या डालना है 1। तो x, 1 सच दैट ए क्या बन गया, ए था, ए था तो x क्या होगा, x होगा, ए था तो x क्या होगा, x होगा। b 1 है तो यहाँ पे भी b कितना होगा, 1 होगा। x - 1 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, x - 1 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। जो आपका रिक्वायर्ड सेट है जो 1 से रिलेटेड है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 या 1, तो उसमें आपको बस ये x की वैल्यू लिखनी है। पहले भी लिखी थी ना, ये क्या होगी x की वैल्यू बताओ। ऐसे आपको यहीं से सेट A से नंबर ढूंढना है जो अगर 1 से माइनस हो तो मल्टीपल आए किसका, 4 का। तो पहले तो देखो मेरे हिसाब से 1 ही हो गया, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि 0 - 1 आएगा और -1 4 का मल्टीपल नहीं होता। फैक्टर नहीं देखना, 2 नहीं लिख सकते, 2 4 का मल्टीपल नहीं है, फैक्टर है, हमें मल्टीपल देखना है। दूसरा देखो 1 1 - 1 0, 0 होता है मल्टीपल, अभी तो बताया 0 हर एक के टेबल में आता है तो 0 हो सकता है। तो 0 नहीं लिखोगे 1 लिखोगे, 1 डाली ना x की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आया। और बताओ 2 हो सकता है, नहीं, 2 - 1 क्या आता है, 1 आता है, 1 नहीं आ सकता। 3 लिख सकते हो, नहीं, 3 - 1 2 आता है, 2 फैक्टर जरूर है 4 का पर मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं, 0 को छोड़ के सारे बड़े होते हैं, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। ऑल दो हम यहाँ पे अगर 3 डालें तो 3 - 1 2 आएगा, 2 फैक्टर है, मल्टीपल नहीं। 4 नहीं, 4 - 1 3 आएगा, नहीं भाई 3 भी नहीं है। 5 - 1 आएगा 4, यस तो 5 होगा, क्योंकि 5 - 1 कितना आता है 4, 4 जो होता है 4 का मल्टीपल होता है 4 बन जा 4 होता है। 5 हो सकता है, नहीं, 5 - 1 5 तो हो गया। 6 हो सकता है, नहीं, 6 - 1 5 आएगा, नहीं। 7 7 - 1 6, 6 भी नहीं होता, 6 कहाँ होता है, 4 के टेबल में 6 कहाँ आता है, ठीक है। 7 7 - 1 6, नहीं। 8 8 - 1 7 ना, 7 भी नहीं आता, 9 आएगा। 9 क्यों आएगा, क्योंकि 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है। 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ, सॉरी 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 2 जा 8। 9 - 1 8 हो गया। 10 10 - 1 9, 9 भी नहीं होगा। 11 11 - 1 10, 10 4 के टेबल में नहीं आता। फिर 12 12 - 1 इज़ 11, 11 भी नहीं होता। तो यहीं पे हमारी सेट खत्म हो गया। x की वैल्यू डालनी थी x - 1, जैसे 1 - 1 0 होता है, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, 5 - 1 4 होता है, 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड 9 - 1 8 होता है, 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहीं पे आपके हार्ड क्वेश्चन खत्म होते हुए, थैंक यू, पढ़ते रहो।